अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इससे जो पहले वाले टॉपिक थे ना सारे, वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता था, फिर उसके बाद आईजीए नेफ्रोपैथी आता था और एल्पोर्ट सिंड्रोम आता था। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो में इसको हमने कहा था कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें देखेंगे कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्यों है, किन में होता है। बेसिकली ये ना नेफ्रिटिक सिंड्रोम के ही पेशेंट में होता है। वही इसके सारे फीचर जो हमने पहले पढ़े थे, होप के नाम से याद रखे थे, हाइपरटेंशन, एडीमा, प्रोटीन यूरिया, सारे वही फीचर, ओलिगो यूरिया, ठीक है। वो सारे फीचर प्लस अगर वो मेंशन कर देगा पेशेंट के गुड पॉस्चर सिंड्रोम के फीचर दे दे, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के फीचर दे दे, या वेजनल ग्रैनुलोमाटोसिस के दे दे, चुर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम के दे दे। अभी हम सारी ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, इस इनमें क्या क्या होता है और ये किन में कॉमन है। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया ना, तो विद इन वीक्स और मंथ के अंदर ना पेशेंट को सीकेडी डेवलप होने के चांसेस हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है। गुड पास्चर सिंड्रोम हमारा कैसे करवा सकता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर ना आपके जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बन जाती हैं। हमने पहली वीडियो में स्ट्रक्चर बनाया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ऊपर उसके क्या होते हैं, हमारे एंडोथीलियल सेल होते हैं, नीचे उसके पोडोसाइट होते हैं, ठीक है। ये देखें, ऐसे हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई थी, ये हमने एंडोथीलियल सेल बना दिए थे, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया था, ये पोडोसाइट बना दिए थे, ठीक है। ऐसे ही बनाए थे ना, और इसके दरमियान में यहाँ नेफ्रिन प्रोटीन होती थी। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हमारी क्या बन जाए, हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाए। जब हमारे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो ये क्या करेंगी, हमारी किसको डैमेज करेंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगी, ठीक है। अब जब हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगी तो क्या प्रोटीन इजीली इधर से पास कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, डेफिनेटली ब्लीडिंग होगी। इसीलिए हमारे यूरिन में क्या होगा, ब्लड आएगा, जिसको हम क्या बोलते थे, हीमाचूरिया बोलते थे, ठीक है। अब देखें, अब हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे होती है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में और किडनी में। अगर लंग्स की बात करें, लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, हीमाचूरिया हो जाएगा, सॉरी हीमोप्टेसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर लंग्स की डैमेज करेगा, अगर वो किडनी की डैमेज करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीमाचूरिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। और यही दो मेन फीचर हैं इस पेशेंट के अंदर के पेशेंट को क्या है, वो बता देगा 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो हिस्ट्री देगा कि उसको ड्यूरिंग कफ उसको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ड्यूरिंग वो यूरिन भी उसको क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। दोनों बेसिकली फीचर किसके हैं, हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने का, एक लंग्स का और एक किसका, किडनी का। और ये दोनों की स्टेम फीचर है, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा मस्ट कि पेशेंट को क्या है, हीमाचूरिया प्लस हीमोप्टेसिस है। ये तो थे इसके की फीचर। अच्छा, अब इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर ना हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये तो थे इसके सारे फीचर। अब इसकी हम बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या गुड पास्चर सिंड्रोम है। डायग्नोसिस की बात करें, हमें ना एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज मिलेंगी। एंटीबॉडी मिलेंगे किसके अगेंस्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन के। और ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, कौन सा, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है, हमारा बेस्ट इनिशियल टेस्ट, ठीक है, याद रखना है, दैट्स इनिशियल टेस्ट। इसके बाद हम इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करेंगे, सेम रेनल बायोप्सी, ठीक है। रेनल बायोप्सी सब में ही ऑलमोस्ट आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। साथ इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर हम एक्सरे कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। एक्सरे की रीज़न क्या होगी, हमें वहाँ पे किसके बारे में पता चलेगा, चेस्ट एक्सरे की बात करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। लाइक वो क्या ना यहाँ पे ये चाह रहा है कि हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगी किसकी, लंग्स की, तो उसका पता चलेगा इसमें, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर सीबीसी पे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस पेशेंट की सीबीसी के अंदर, क्या इसके अंदर हमारा एमसीवी का लेवल डिक्रीज होगा, डेफिनेटली हो। क्यों, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने इसकी डायग्नोसिस में क्या क्या बात कर ली, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन देख लिया हमने इसमें, ठीक है। रेनल बायोप्सी कर लिया, एक्सरे कर लिया, और साथ सीबीसी पे हमने क्या देख लिया, एमसीवी डिक्रीज है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। सबसे पहले तो इसका ना प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो क्या करेंगे, प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे, अपने इम्यून सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। कैसे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देके और साइक्लोफॉस्फामाइड देके। स्टेरॉइड दे सकते हैं इसके अंदर, और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये इम्यूनो कंप्रेसिव ड्रग है, इम्यूनोसप्रेसिव। ठीक है, यही इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। और जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, अगेन इसमें क्या होगा, रेनल ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, इस पे इसके अंदर आपने क्या नहीं बोलना, की फीचर कि क्या हो रहा है पेशेंट के अंदर, हीमोप्टेसिस प्लस हीमाचूरिया। इस डिजीज के अंदर बस यही था, यही इंपॉर्टेंट याद रखने वाला था, इसको नहीं भूलना। फिर इसके बाद हम इसके अगर जो नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा इसके ना हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न पे क्या देखेंगे, इसके इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न पे ना हम लीनियर पैटर्न देखेंगे। ठीक है, वो क्या होता है कि एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज ही बेसिकली होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बेसिकली अगर सिर्फ वो लीनियर वो पैटर्न मेंशन कर देगा तो आपने क्या क्या समझना कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एंटी ग्लोबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी, जो सेकंड पार्ट है इसका कौन सा, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अच्छा अब डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर पता क्या होता है, आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है हमारा, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये किस डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन बनता है, हमारे SLE के अंदर। ठीक है, और जो आपके डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, वो कौन करवाता है, कौन सी डिजीज फिर करवाएगी, SLE ही करवाएगी, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटस। ठीक है, याद रखना आपकी SLE क्या करवाएगी, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो कह सकते हैं कि SLE के पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, वो है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब देखें, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, वो आगे हमारे डिपॉजिट होगा कहाँ पे, ये जो मैंने ऊपर पहले एंडोथेलियल सेल्स बनाए थे ना ऐसे करके, ये यहाँ पे आगे उसको डिपॉजिट कर गया। जब हम हमारी उसने डिपोजिशन करवा दी कहाँ पे, सब एंडोथीलियल में डिपॉजिट हो गया, एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज करेगा। जब एंडोथीलियल सेल डैमेज तो प्रोटीन ब्लड वगैरह जितना भी है वो फिर काम आएगा, PCT को क्रॉस करके, ट्यूब्यूल्स को क्रॉस करके किसके अंदर जाएगा, वो भी यूरिन के अंदर अपीयर होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, हीमाचूरिया वही बोलते हैं। क्या इसमें याद रखना है आपने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी कॉमन, इसकी कॉज, और किस डिजीज के अंदर बनता है, SLE के अंदर बनता है। ठीक है, SLE हमारा क्या करवा रहा है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें जी यही इंपॉर्टेंट था और यही याद रखने वाला था। ठीक है, एग्जामिनर मस्ट इसको मेंशन करके आपसे पूछ सकता है कि जी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखा, वो सारे SLE के फीचर पहले मेंशन करेगा। 30-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद द बटरफ्लाई रैश, मेलर रैश है उसके अंदर। ठीक है, उसको जॉइंट्स पेन है, फिर उसके बाद वो क्या उसको मेंशन कर देगा कि पैनसाइटोपिनिया है, मतलब कि उसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसको ल्यूकोपिनिया है। ठीक है, प्लस अनीमिया है, वो साथ मेंशन कर देगा, प्लस हीमाचूरिया, उसको हीमाचूरिया भी है। क्यों, अगर उसने हीमाचूरिया मेंशन कर दिया वो क्या इंडिकेट करता है जी, इसकी क्या डैमेज होगी, किडनी डैमेज होगी। किडनी डैमेज किस डिजीज के अंदर होती है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट MCQs SLE डिजीज के साथ एसोसिएट करके पूछ सकते हैं। बार बार मेंशन कर रहा हूँ, SLE डिजीज नहीं आपने भूलनी। ठीक है, अच्छा अब इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न पे हम क्या देख सकते हैं जी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी। क्यों, क्योंकि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है हमारी सब एंडोथेलियल सेल्स पे, किडनी के। ठीक है, और ग्रैनुलर पैटर्न देखेंगे किस पे, हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे देखेंगे। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो जी है नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस और पोस्ट इम्यून जिसको बोलते हैं। इसमें हम कौन सी डिजीज देखेंगे, अच्छा इसमें सबसे पहले ना हम 2 से 3 देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी वेजनर ग्रैनुलोमाटोसिस की। ठीक है, वेजनर ग्रैनुलोमाटोसिस की, इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये मिडल प्लस या स्मॉल साइज वेसल डिजीज है, वेस्कुलाइटिस है बेसिकली ना, ये वेसल्स की डिजीज, इन्फ्लामेशन होगी किसकी, वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी है। मीडियम साइज भी हो सकती हैं वो, स्मॉल साइज भी हो सकती हैं। इसमें मेल रेशियो ज़्यादा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, मेल में ये ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, एज इसकी 40 to 60 हो सकती है। इसमें ना एक मार्कर होता है इस डिजीज़ के अंदर, वो है सी आन का।
ठीक है, ये इसमें क्या होगा, रेज होगा, और ये इस डिजीज का इंपॉर्टेंट मार्कर है, वो मेंशन कर देगा कि एलिवेटेड सीरम सी आन का एंटीबॉडीज इन 95% केसेस। ठीक है, अब हम इसके वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस की बात करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर हो क्या सकता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल वेसल्स की डिजीज हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, या मीडियम की हो सकती है। कुछ बुक इसको स्मॉल लिखती हैं और कुछ इसको मीडियम लिखती हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या, इसमें ना बेसिकली हमारी ना नेक्रोटाइजिंग निक्रोसिस हो जाती है, किसकी, वेसल्स की। ठीक है, ग्रैनुलोमाटोसिस वेस्कुलाइटिस की ये डिजीज है। इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर आपकी नोज की इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि नाक में जो वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो सकती है, प्लस लंग्स में जो वेसल्स हैं उनकी हो सकती है, और थर्ड वन इज दैट किडनी की वेसल। ठीक है, वो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो मेंशन कर देगा कि पेशेंट है उसको क्या है जी, साइनसाइटिस है। ठीक है, प्लस वो साज के मेंशन कर देगा, और पेशेंट को क्या है, हीमोप्टेसिस है, प्लस हीमाचूरी है। ठीक है, बताएं, और सी आन का लेवल इंक्रीज है, कौन सी डिजीज है इसके अंदर, तो आपने बताना इसमें क्या है, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस है पेशेंट में। ठीक है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। तीन इसमें आपकी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन सी, नोज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, प्लस किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। नोज की होगी तो फॉर एग्जांपल साइनसाइटिस रनी नोज की हिस्ट्री के साथ आएगा पेशेंट। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हीमोप्टेसिस होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हुई और उसकी वजह से क्या होगा जी, हीमोप्टेसिस होगा पेशेंट के अंदर। हीमाचूरिया अगर किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी। ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसने नोज की वेसल की इन्फ्लामेशन करवा दी तो साइनसाइटिस, लंग्स की करवा दी तो उसने हीमोप्टेसिस करवा दिया, किडनी की करवा दी तो उसमें क्या होगा, हीमाचूरिया हो गया। मैंने आपको कहा ना ये वेस्कुलाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल हो रही है इसमें डिजीज। वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर हम यही देखते हैं। ठीक है, सियान का इसमें रेज होता है, इसमें मेंशन नहीं है इस टॉपिक के अंदर, आप ये चीज़ें लिख लीजिएगा, नोज प्लस लंग्स प्लस किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, डेट इंडिकेट्स द वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस को। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की इसके अंदर, वो है जी माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। अब माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर क्या होता है, इसमें बिना इन्फ्लामेशन ही होती है किसकी, वेसल्स की। अब वो किस किस स्पेसिफिक पार्ट की इन्फ्लामेशन हो सकती है, मोस्ट लाइकली इसमें हमारी ना लंग्स और किडनी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, लंग्स एंड किडनी, सेम मैंने आपको पहले भी जो आपको बताया था कि हमारी इसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या इंडिकेट करेगा, हिमोप्टेसिस, और अगर हमारी किडनी की इन्फ्लामेशन हुई और उसने डैमेज किया ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, क्या होगा, हीमाचूरिया होगा। ठीक है, नेजोफेरेंजियल जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें एब्सेंट होगी, जो नोज की इन्वॉल्वमेंट है वो एब्सेंट होगी, किसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल, पोली मीन ज़्यादा, एंजाइटिस मीन इन्फ्लामेशन, मोर देन 2 to 3 वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो रही है एट द सेम टाइम। ठीक है, नाम से याद रखना। इसमें क्या क्या आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जी, लंग्स की हो सकती है, प्लस किडनी। अगेन अब आप देखिए, हमने तो ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर भी यही पढ़ा था, लंग्स की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा, हीमोप्टेसिस प्लस हीमाचूरिया, यही पढ़ा था ना। लेकिन वो स्पेसिफिकली इसके अंदर मेंशन कर देगा जो हमारा सीरम पी आन का है ना, इसका लेवल रेज है। अगर वो ये मेंशन करके क्वेश्चन दे आपको कि हिमोप्टेसिस हीमाचूरिया है, एक पेशेंट है उसको हिमोप्टेसिस है, हीमाचूरिया, आपने उसकी एग्जामिनेशन की, एंटीबॉडीज का लेवल चेक किया तो सीरम ये पी आन का इंक्रीज था, दैट्स इंडिकेट द माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। यही इसका डिफरेंशियल पॉइंट है, लंग्स प्लस किडनी इंडिकेट माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। अच्छा, बात करते हैं चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। इसके अंदर पता क्या होता है, इसमें भी किडनी पढ़ रहे हैं तो किडनी की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, प्लस इसमें जो हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो होगी हार्ट की। ठीक है, किडनी प्लस हार्ट भी हो सकता है या लंग्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और इसमें ना मस्ट इजिनोफिल्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इजिनोफिल लेवल विल बी द रेज इन दैट कंडीशंस। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल उसने किडनी की इन्वॉल्वमेंट की किसके अंदर, चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर, तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी, अगेन हीमाचूरिया हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर
अगर उसने लंग्स की इन्वॉल्वमेंट कर दी, हार्ट या लंग्स दोनों में से एक चीज़ होगी, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एस्थमा होगा। ठीक है, प्लस इजिनोफिल्स का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हिमाचूरिया, एस्थमा प्लस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इजिनोफिल। इजिनोफिल का लेवल किस डिजीज के अंदर इंक्रीज होता है, वो को होता है हमारा एस्थमा के अंदर, इसीलिए उसने इसको को रिलेट किया है किसके साथ, एस्थमा के साथ। अगर फॉर एग्जांपल अगेन हिमाचूरिया का लेवल, हिमाचूरिया पेशेंट के अंदर एस्थमा है, इजिनोफिल का लेवल इंक्रीज है, प्लस सीरम पी आन का एंटीबॉडीज इंक्रीज है। ठीक है, क्या इंडिकेट करती है पेशेंट को, क्या है, चुर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन पूछता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के टॉपिक में से। ठीक है, इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लें, उन्होंने क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ, क्या रॉकेट साइंस लिखी हुई है यहाँ पे। Good posture syndromes. Antibody against the collagen in the glomerular and the alveolar basement membrane. Glomeruli और alveolar की basement membrane के against antibodies बन गई. Present as the hematuria, hemoptysis classical in the young adults और males के अंदर देखते हैं। ठीक है, हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे क्या पैटर्न नजर आएगा, लीनियर, मतलब कि एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज मिलेंगी। ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट है इसका। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रेनल बायोप्सी, प्लस हम इसमें एक्सरे कर सकते हैं पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने के लिए, इसमें एडिशनल पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। फिर है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और यहाँ डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू द डिफ्यूज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर। ठीक है, डिपोजिशन होती है कहाँ पे, सब एंडोथेलियल सेल्स पे होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रिनल डिजीज इन एसएलई। एसएलई के साथ क्वेश्चन वो मस्ट देगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगेन रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न पे क्या देखेंगे, ग्रैनुलर अपीयरेंस देखेंगे। ग्रैनुलर अपीयरेंस क्या इंडिकेट करती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन को। अच्छा, थर्ड क्या देखा था जी, हमारा वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस भी करवा सकती है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, नेजोफेरेंजियल प्लस लंग्स प्लस किडनी, साइनोसाइटिस प्लस हिमोप्टिसिस प्लस हिमाचूरिया। इसका लेवल, किसका लेवल इसमें रेज होगा, सी आनका का। वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस इज एसोसिएटेड विद द सी आनका। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसने यहाँ पे क्या मेंशन डिजीज के, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। इसमें भी हमारा क्या होगा, किसका लेवल इंक्रीज करेगा, पी आनका का स्पेसिफिकली। एंटी न्यूक्लियर इसमें जो एंटीबॉडीज है उसका लेवल इंक्रीज करेगा पी आनका का। ठीक है, लेकिन इसमें नेजोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। किस किस की सिर्फ होगी, लंग्स प्लस किडनी प्लस पी आनका का लेवल इंक्रीज, दैट इंडिकेट द माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जी चुर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है। इसमें आपके लंग्स प्लस किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, फॉर एग्जांपल इजिनोफिल का लेवल सबसे पहले इसमें इंक्रीज देखेंगे। हम इजिनोफिल का लेवल इंक्रीज देखेंगे तो इजिनोफिल क्या इंडिकेट करता है, लंग्स, अगर किसी को डिजीज हो रही है लंग्स की, एस्थमा को इंडिकेट करता है। प्लस इसमें क्या होगा, हमारी हिमाचूरिया होगा। ठीक है, प्लस सीरम पी आन का लेवल इंक्रीज इन दैट कंडीशन। तो ये क्या इंडिकेट करता है आपका, चुर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे ये बताई थी कि ये हार्ट या किडनी दोनों में से किसी एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट करेगा। अगर हार्ट की करेगा ना तो इस पेशेंट के अंदर होगा रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो लंग्स की करेगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा पेशेंट को एस्थमा, एस्थमा वाले पेशेंट आपको फीचर सारे बता देगा। ठीक है, वीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सारी चीज़ें वो आपको इसमें क्वेश्चन में बता देगा। ठीक है, चुर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम्स आर एसोसिएटेड विद द पी आन का, इसमें इंक्रीज करा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, इजिनोफिलिया और एस्थमा। प्लस ये देखें, इजिनोफिलिया एस्थमा और पेशेंट को डिस्टिंग्विश करता है चुर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम को फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में। अच्छा, ये तो सारी थी जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी जो हमारी क्या करवा रही थी, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इन डिजीज की वजह से हमें विद इन डेज टू मंथ क्या हो सकता है, सीकेडी डेवलप हो सकता है पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लें। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स दैट प्रोग्रेस टू रेनल फेलियर इन वीक्स टू मंथ, characterized by the crescent in the Bowman space. क्रेसेंट आर comprised ऑफ द फिब्रिन एंड द मैक्रोफेज। फिब्रिन और मैक्रोफेज डिपॉजिट हो जाती है हमारे कहाँ पे, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिपोजिशन होकर कौन सी शेप पेयर बनाती है, हमारी क्रिसेंट शेप बनाती है। वो पूछ सकते हैं क्रिसेंट शेप हम किस डिजीज में देखते हैं, तो वो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो क्या करवा रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा रही है। क्लिनिकल पिक्चर एंड द इम्यूनोफ्लोरेसेंस हेल्प द रिजॉल्व द एटियोलॉजी, वो हमने सारी देख ली। अच्छा,
इसकी ना हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस पिक्चर देखना है, मतलब माइंड से निकल गई थी। नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस, पॉजिटिव इम्यून, हम इस पे कोई वो डिपोजिशन नहीं देखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं देखेंगे, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज नहीं इसमें देखेंगे, और ना ही हम इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन देखेंगे। ये नेगेटिव होगी इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो रिवाइंड करके ज़रूर देख ले। ठीक है, क्वेश्चन हम मोस्टली पूछा ही ऐसे जाता है। इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड बुक से भी रीड कर लें। इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए, नेफ्रोपैथी, ये भी पढ़ लेते हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर, पुअर प्रोग्नोसिस, मल्टीपल कॉज, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है गुड पॉसिटिव सिंड्रोम के अंदर, वो मैंने बता दिया। क्रिस्टन मून शेप देखते हैं, इसमें क्रिस्टन कॉन्जिस फिब्रिन और मैक्रोफेजेस से होते हैं, इसमें C3 भी इसमें डिपोजिशन होती है। पैराइटल सेल्स के अंदर, ग्लोमेरुलर पैराइटल सेल्स के अंदर मोनोसाइट और मैक्रोफेज भी डिपोजिट होते हैं। कहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस ड्यू टू द एंटीबॉडी टू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, गुड पॉस्चर सिंड्रोम हो सकता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेगेटिव हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस किसके अंदर देखते हैं? वही किसके अंदर? पोलियंजाइटिस के अंदर देख सकते हैं, चर्क-शॉर्ट सिंड्रोम के अंदर, और वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर देख सकते हैं। वही बातें यहाँ पे सारी उन्होंने मेंशन की हुई है। गुड पॉस्चर सिंड्रोम ब्रेक इन क्या करती है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, उसकी क्या करवाती है? निक्रोसिस करवाती है। क्रिस्टल फॉर्मेशन विद नो डिपॉजिट, कुछ भी डिपॉजिट, जब क्रिस्टल शेप बनती है ना तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? फिब्रिन और मैक्रोफेज सिर्फ मिलते हैं। पोसी इम्यून, यूजुअली नो डिपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स, कोई इसमें डिपोजिशन नहीं होती। डिपॉजिट मोर सीवियर प्रेजेंटेशन है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, डोम शेप्ड सब एंडोथेलियल, वही हमने लंपी बम्पी जो अपीयरेंस पढ़ी थी ना, ये वहाँ ये यहाँ पे वो मेंशन करने की कोशिश कर रहा है। सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट इसमें हम देखते हैं। कोई भी इसमें नई बात नहीं थी, सारी वो ये ज़्यादा अच्छा टॉपिक मेंशन किया हुआ किस पे? पैथोमा के अंदर, तो आप वहाँ इस चीज़ को पढ़िएगा। डिफ्यूज प्रोलिफेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस SLE की वजह से होता है। वायर लूपस, इस पे हम अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है, डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, मेम्ब्रेनस प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाता है। कौन करवाता है? आपका SLE करवाता है। ऑफन प्रेजेंट एज नेफ्रिटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था ना मेम्ब्रेनस प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैंने आपको तब बताया था इसकी टाइप 1 टाइप 2 होती है। टाइप 1 में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, टाइप 2 के अंदर नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है। आप वहाँ पे जाके इस पिछली वीडियो में देख लीजिएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। वायर लूप अपीयरेंस इसमें हम देखते हैं। ठीक है, ग्रैनुलर डिपोजिशन होती है इसमें, सब एंडोथेलियल, समटाइम्स सब एपिथेलियल भी डिपोजिशन होती है। किसकी? IgG की। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन भी होती है। किसकी? मोस्ट लाइकली C3 की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर MCQs पूछेंगे तो ये वायर लूप का ही पूछेंगे। ठीक है, ये इसमें बस आपने याद रखना। बाकी सारा ये अच्छा टॉपिक जो लिखा हुआ आपकी पैथोमा में लिखा हुआ है। आज कंप्लीट हो गया हमारा नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर उसके बाद रेनल सेल्स कार्सिनोमा रह जाएंगे और स्टोन रह जाएंगे। 2 से 3 टॉपिक रिमेनिंग है, फिर हमारी रेनल कंप्लीट हो जाएगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है।